तो आप सबसे पहले ये देखना कि वेदर यू कैन रिलेट दोज थिंग्स विद योरसेल्फ और नॉट, और फिर आप रेशनली सोच के देखना कि आप वो रिलेट कर पा रहे हैं, तो फिर आप उसको देखिए। क्योंकि अगर आप 750 लोगों का अगर यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, तो 750 लोगों की अलग अलग रणनीति रही होगी, अलग। सबसे पहले मैं आए सभी छात्रों को, सभी अतिथियों को, उनके माता पिताओं का अभिनंदन करना चाहूँगा और बी सिंह सर का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मेरे जीवन में दूसरी बार संगम नगरी आने का मौका दिया। हालांकि मेरा ग्रेजुएशन बनारस से ही हुआ है, लेकिन मैं संगम नगरी दूसरी बार ही आ पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे स्थान है जहाँ आप जाते नहीं, आपको बुलाया जाता है। पहली बार भी जब मैं आया था कुछ सीख कर गया था, इस बार भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों का आभास करके जाऊँ। साथ भी जब मैं पढ़ता था वहाँ पर भी लोग तैयारी करते थे, जब मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनके तरह तरह के कारण रहते थे। आप लोग भी समझते हैं किस तरह के कारण रह सकते हैं, लेकिन मैंने बाद में रियलाइज़ करा कि यार इसके पास कोई कारण तो है, मेरे पास तो कारण भी नहीं किस करने का। तो लेकिन भले ही मेरे पास कोई कारण नहीं था, लेकिन जिस परावेश में मैं पला बड़ा, मैं अपने माता पिताओं का आभारी हूँ कि जिस पलावेश में मैं पला बड़ा और जिस वातावरण में मैं रहा, मेरे जीवन के कुछ मूलभूत चीज़ों को उन्होंने मेरे अंदर इंग्रेडिएंट करा, जिसको मैंने कहीं ना कहीं आज ही आभास किया जब मैं सुबह पहुंचकर संगम दोबारा गया था। तो सबसे पहला अगर मैं इन मूल मंत्रों की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला अगर आप ए की अगर बात करते हो, ए स्टैंड्स फॉर एक्शन। अब इस चीज़ को मैंने समझा था अपने बचपन में, कक्षा 6वीं या 7वीं की बात रही होगी। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप सुबह 6 बजे उठकर, 6 बजे तो जाते थे, तो मैंने पूछा कि पिताजी आप 5 बजे उठते हो, खुद भी जाते हो और हमें भी उठाते हो। दिक्कत मुझे आपके जाने से नहीं, दिक्कत हमें हमारे उठाने से कि आप हमें 5 बजे क्यों उठा देते हो। तो मैंने पिताजी को बोला, नया नया मेरे को पता चला था कि न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं, और हमारे पास खूब तोप, गोला बारूद और लड़ाकू विमान है। जब मैंने 6ठी 7वीं कक्षा में मुझे पता चला, तो मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, और आप तो अभी हैदराबाद में बैठे हैं, आप बॉर्डर पे भी नहीं हैं। तो मुझे पिताजी ने मुझे समझाया। मेरे पिताजी ने कई उदाहरण दिए, पुरानी लड़ाइयों के भी उदाहरण दिए और हाल ही हुई करगिल लड़ाई का भी उदाहरण दिया। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम समय के साथ समझोगे कि ये गोले बारूद बस रखे रहते हैं, आखिरी में जो मनुष्य होता है, जो आपका मैन पावर होता है, वही किसी वॉर में डिफरेंशिएट करता है। उन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया कि दुश्मन चोटी पर बैठा था, दुश्मन चोटी पर बैठा था, न्यूक्लियर वेपन हमारे पास उस समय भी था, जो आज की डेट में मैं समझता हूँ कि वो किस कारण से है। उस समय वो समझ नहीं थी मुझे, लेकिन मुझे आज की डेट में और रियलाइजेशन होता है कि अगर वह एक मनुष्य नहीं होता, अगर उस एक मनुष्य का एक्शन नहीं लिया होता, तो चीज़ें आज कुछ अलग हो सकती थी। तो मैंने ये चीज़ काफ़ी जल्दी सीख ली कि जीवन में आपको एक्शन लेते रहना चाहिए अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो। लेकिन जिनमें मैंने अपना मोटिवेशन देखा, वो एक ब्लैक एफ्रो अमेरिकन है, इज ए पिन पॉइंट प्लेयर, 90 के दशकों में खेले, हॉल ऑफ फेम में भी है। ही हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टील्स एंड असिस्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ NBA। लेकिन इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी, जो मुझे आज भी प्रभावित करती है, जैसे जिन भी प्लेयर्स के हमने अगर नाम लिए अभी, ये औसतन 7 फुट के प्लेयर होंगे। जिस प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, टायरन मैक्सी, ये महज 5 फुट 3 इंच का प्लेयर था। 5 फुट 3 इंच का प्लेयर 7 फुट के इंच के प्लेयरों के बीच खेलता है, हॉल ऑफ फेम में आज की डेट में भी शामिल है। और आप इतना तो समझते होंगे कि बास्केटबॉल जैसे खेल में हाइट का कितना महत्व है। तो मेरे लिए वो आदमी आज भी मेरा इंस्पिरेशन है। भले ही आज की डेट में वो कंटेक्चुअल नहीं है, भले ही आज की डेट में वो कोचिंग कर रहे हैं या फिर रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने, लेकिन ये मुझे ये दर्शाता है कि अगर आपके अंदर बिलीफ है, 5 फुट 3 इंच का खिलाड़ी 7 फुट के खिलाड़ियों के बीच में, और आपको पता है इसमें सारा का सारा खेल लंबाई का ही है, फुर्ती का भी है, तो उन्हें ये लगता है कि उनकी जो फुर्ती है, उस फुर्ती के दम पर वो दूसरे प्लेयरों को कहीं ना कहीं छका सकते हैं। और अगर आप यहाँ भी देखें, उन्होंने अपने असिस्ट्स और स्टील्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टील्स करे हैं आज तक NBA की हिस्ट्री में। तो इस चीज़ ने मुझे ये चीज़ बताई कि बिलीव होने से हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने पहले ईयर में अपना कॉलेज टॉप किया, 1000 लोगों का बैच रहा होगा, मैंने उसको टॉप किया, मैंने अपना ग्रेजुएशन कराया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन
जो मेरी सारी क्यूरोसिटी थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अराउंड, या फिर जो ओझा सर ने भी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली की बात करी थी, जब मैं अपने सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर में गया तो मेरी कोई रुचि नहीं रहती थी कि मैं वहाँ बैठकर अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अध्यायों की पढ़ाई करूँ। मैं 6 पॉइंटर 6.5 पॉइंटर रहता था अपने सेकेंड थर्ड ईयर में, लेकिन मैं एक काम जरूर करता था, जो मुझे करना होता था। हमारी 150 से लोगों की ब्रांच होती थी, आप तकरीबन मान लीजिए इसी मेहता ऑडिटोरियम को अगर आप आधा कर दें, इसी तरीके से हमारी क्लासेस होती थी। मैं सबसे पहले पीछे जाके बैठता था और क्लास जाने का एक ही उद्देश्य होता था कि मुझे अपनी 70% अटेंडेंस पूरी करनी है, क्योंकि एग्जाम देने के लिए वो जरूरी है। मैं आखिरी बेंच पर बैठता था, जो मुझे करना होता था मैं वह करता था। अगर मान लो मुझे कोई डॉक्यूमेंट्री देखनी है, मुझे कोई मूवी देखनी है, तो मैं वो देखूंगा। अगर मान लो मुझे कोई किताब पढ़नी है, मुझे किताब किसी भी तरीके की हो, चाहे फिक्शन हो नॉन फिक्शन हो, और इन्हीं मेरे सेकेंड थर्ड ईयर के दौरान ही मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यूपीएससी से रिलेटेड पहले ही पढ़ के रख ली थी। जैसे उस टाइम पर कॉर्सरा और ईडीएक्स आज की डेट में भी चलते हैं, लेकिन इतने पॉपुलर नहीं है, उस टाइम पर नए नए आए थे, तो इन पर मैंने काफ़ी कोर्सेज उस टाइम पर करके रख लिए थे। मुझे नहीं पता था इसको कहाँ यूज़ करूँगा, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे कहीं ना कहीं चीज़ों को जानने में जागरूकता रखनी है, कामयाबी मिले या ना मिले। लेकिन यह गलत बात होगी कि आप उसके लिए लड़े ही नहीं। जब मैं अपनी नौकरी छोड़कर आया था, उस समय मुझे ये पता था कि मुझे इसके बेसिक्स पता है, क्योंकि मुझे ये पता था कि जो इसकी एक क्यूरोसिटी वाली चीज़ें मेरे अंदर बचपन से रही हैं। स्कूल में जो मुझे करना होता था, खेलकूद में भी था, और मैं अपनी पढ़ाई भी करता रहता था। एनसीईआरटी बेसिक है, वो मुझे पता है। इसके बाद मुझे उन चीज़ों को ब्रिज करना है, तो मैंने किया। पहले अटेम्प्ट में मैं 5 अंकों से रहा। उसके बाद मुझे ये भी समझ में आ गया कि मेरी कमी कहाँ रही है इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को लेकर, जो सिविल सर्विसेज की डिमांड है उसमें मेरी कमी कहाँ है, ये मुझे समझ में आ गया। लेकिन मुझे जो कमी समझ में आई वहाँ पर, वो मुझे काफ़ी बोरिंग लगी। मुझे ये लगा कि इसमें मेरी रुचि नहीं है कि मैं इस कमी को पूरा करके मैं फिर आगे बढ़ूँ। तो मैंने कहीं ना कहीं वहीं से मन बना लिया कि अब इसकी तरफ मेरी और जिज्ञासा नहीं रही है, और कहीं ना कहीं उस समय तक मैं बाकी चीज़ों के कारण भी मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ और कार्य करना पड़ेगा। हालांकि मैंने अपना दूसरा अटेम्प्ट भी दिया, मैंने मेंस भी लिखा, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं से मुझे समझ में आ गया था कि मुझे इसकी तरफ और नहीं जाना। फिर उसके बाद 2019 का मैंने प्रीलिम्स भी नहीं दिया, क्योंकि मैं अपना कहीं ना कहीं और इंटरेस्ट ढूंढ रहा था। मुझे ये लग रहा था कि मैं कुछ चीज़ें और करके देखूंगा, समय के साथ हो सकता है कि मुझे और डायरेक्शन मिले, फिर मैं अपने आप को उस तरफ अपना ध्यान बांट लूंगा। लेकिन फिर ये बात होगी दिसंबर 2019 की, जब मेरे पिताजी ने मेरा लेखा जोखा लिया कि आप पिछले 2 वर्षों से क्या कर रहे हो जब से आपने डीआरडीओ छोड़ा है। उससे पहले मेरे पिताजी ने ये भी नहीं पूछा कि आपने प्रीलिम्स दिया या नहीं दिया, क्योंकि उन्हें ये क्लियर था कि अगर ये कुछ कर रहा है तो पूरे मन के साथ करेगा, पूरे संकल्प के साथ करेगा। फिर उन्होंने मुझसे बात करी, फिर मैंने उन्हें बताया कि इस तरीके से मैंने 2 वर्ष निकाले हैं पिछले। तो उन्होंने मुझसे बस 2 बातें बोली कि बेटा तुम लड़ना सीखो, छोड़ना नहीं, लड़ना सीखो छोड़ना नहीं। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि तुम अपना रास्ता बनाओ, रास्ता बदलने की मत सोचो। अपना रास्ता बनाओ, रास्ता मत बदलो। और इसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा कि आपने ये करना चाहिए था, आपको वो करना चाहिए था। लेकिन वहाँ से मुझे एक डायरेक्शन मिल गया कि मेरे पिताजी किस तरफ मुझे हिंट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो पहली बार रहा होगा कि जहाँ पर मैंने किसी तरीके से कोई विफलता आई। क्योंकि इससे पहले मैं जो भी अपना एग्जाम देता था, मुझे एक अंडरस्टैंडिंग रहती थी उस एग्जाम की कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं प्रिपेयर करता था। रैंक जैसी भी आती थी वो दूसरी बात है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ उससे हासिल करता था। तो मेरे पिताजी ने कहीं ना कहीं इन बातों से मुझे वो भी चुभाया कि आपके जीवन में पहली बार कोई अड़चन आई है और आप इसको पार करने की बजाय अपना दूसरा रास्ता देख रहे हो। हालांकि उस समय तक इन चीज़ों के बारे में मैंने इतना नहीं सोचा कि मेरे पिताजी किस तरफ मुझे कहना चाह रहे हैं। लेकिन फिर कोविड आया तो फिर मेरी एक तरीके से मुझे क्लियर हो गया कि अब मुझे यही करना पड़ेगा। और अब मैंने जाके अपना मोटिवेशन बनाया। अब मेरा मोटिवेशन बना कि जिस चीज़ की शुरुआत करी है उसको ख़त्म करना है। Just finish what you have started. That became my motivation as such when I had to go forward in my second attempt. और सेकंड अटेम्प्ट में फिर मैंने वही करा जो, क्योंकि मैंने आइडेंटिफाई तो कर ही लिया था
कि मेरी कमियां कहाँ रही हैं या फिर मेरे को किस चीज़ पे अपना कार्य करना है। तो मैं इस चीज़ को लेकर मुझे पता था कि अगर मैं इसमें अपना समय लगाऊंगा, और हालांकि मैं ये भी समझता हूँ कि जो इस तरीके से कोविड काल को भी मैं एक तरीके से मानता हूँ कि हालांकि काफ़ी दुखद चीज़ थी, काफ़ी क्षति हुई पूरे विश्व में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वहाँ पर समय मिला और मैंने वो अपना समय लगाया और मुझे पता था कि अब मैं इन चीज़ों को अगर मैं रेक्टिफाई करता हूँ तो वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं डेफिनेटली हेल्प करेंगी और मेरा एक रिजल्ट आएगा। तो मैं उन्हीं चीज़ों को साझा करना चाहूँगा जो गलतियाँ मैंने, जिन गलतियों से मैंने इन चीज़ों को सीखा, रादर देन सेइंग कि मैंने क्या चीज़ें सही करी। मैं उनको दोनों जो मैंने आपको 2 चरण बताए मेरी तैयारी के, उस दोनों चरणों को कंपेयर करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको किस तरीके से अपने आप को ओरिएंट करना चाहिए। अब सबसे पहले मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा जो बी सिंह सर ने भी मेंशन करी थी कि अगर मैं भले ही आप सब में एक जिज्ञासा होती है कि आप टॉपर की स्ट्रेटेजी समझे या फिर उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को देखा। जैसे सर ने एक बात मेंशन करी थी कि हर आदमी, हर मनुष्य यूनिक होता है। तो आप इस चीज़ को साथ लेकर चलना कि अगर मैं कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ तो आप सबसे पहले ये देखना कि वेदर यू कैन रिलेट दोज थिंग्स विद योरसेल्फ और नॉट, और फिर आप रेशनली सोच के देखना कि आप वो रिलेट कर पा रहे हैं तो फिर आप उसको देखिए। क्योंकि अगर आप 750 लोगों का अगर यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है तो 750 लोगों की अलग अलग रणनीति रही होगी, अलग अलग उनका एक तरीके से पर्सनैलिटी रहा होगा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस पर्सनैलिटी से अपने आप को रिलेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर यूनिकनेस की बात हमेशा आती है। तो अब मैं शुरुआत से अगर मैं बात करूँ कि अगर आप स्टार्ट करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग मैं चरण फेज वाइज चलूँगा। जब आप प्रिपरेशन की बात करते हैं आई विल हाईलाइट कि जब आप स्टार्ट करते हैं उससे पहले क्या करना चाहिए, जब आप स्टार्ट करते हो फिर क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन के दौरान क्या करना चाहिए, और प्रिपरेशन के बाद तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या करना चाहिए, राइट। तो अगर मैं स्टार्ट करने से पहले की अगर मैं बातें कहूँ और कहीं ना कहीं जो मैंने आपसे चीज़ें साझा करी उससे मुझे सबसे पहले चीज़ ये समझ में आती है कि आपको सबसे पहले अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे बी सिंह सर ने भी मेंशन किया था कि आपका एक सेल्फ इवैल्यूएशन होना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप ये चीज़ आप अंदर से क्या है, आपकी कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और मैं आज की डेट में रिफ्लेक्ट करके कह सकता हूँ कि जैसे मेरे पहले चरण की गलती ये थी कि मैं इसमें 1 अटेम्प्ट दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 अटेम्प्ट दूंगा। लेकिन मेरी राय अगर आप मानेंगे तो आप पहले से मान के चलिए कि आपको कम से कम 3 या 4 वर्ष का समय इसमें जरूर लगेगा। और मैं काफ़ी रैशनली कह रहा हूँ क्योंकि 1 वर्ष का समय तो आपको तैयारी में आप वैसे ही लगाते हो, अगला वर्ष जो आपकी साइकिल एग्जामिनेशन की उसी में लग जाता है। तो अगर आप मान के चलते हैं 3 साल का, अब ये 3 साल आप पे डिपेंड करते हैं, 3 या 4 साल, कि आप ये ग्रेजुएशन से प्लस करके चलते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद लेकर चलते हैं या फिर आप अपनी 12वीं से लेकर चलते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने 3 से 4 साल जो आपने निर्धारित करें आप कहाँ से निर्धारित करके चलते हैं। तो ये 3 बातें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं तो इन 3 बातों का ध्यान रखिए कि अपना एक सेल्फ इवैल्यूएशन रखिए, अपना कारण आइडेंटिफाई करिए और इसमें समय देने वाली चीज़ समझ के चलिए। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आपको आ जाती है कि जो आप नॉलेज गैदर कर रहे हो आप उसको किस तरीके से मैनेज करके चल रहे हो। तो नॉलेज मैनेजमेंट की चीज़ सबसे पहली इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप जिस भी विषय की पढ़ाई करें, जीएस की पढ़ाई करें या ऑप्शनल की पढ़ाई करें, तो आप नॉलेज मैनेजमेंट को जरूर देखें। अब दूसरी चीज़ इसमें सबसे महत्वपूर्ण आ जाती है आपके मेंस के एग्जाम पे, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट आप वही लीजिए जिसमें आपकी रुचि हो, क्योंकि इसमें यूपीएससी खुद कहता है कि इस विषय के अंदर वो स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कि ऐसे सवाल पूछे जिसमें ह्यूमैनिटीज़ में तो मेंशन्ड है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो हो सकता है इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सवाल पूछे जाए। तो इस तरीके की प्रिपरेशन आप तभी कर सकते हैं कि जब आपकी उसमें रुचि डेवलप हो। इसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं प्रिपरेशन में समझता हूँ कि आप अपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को कभी अलग अलग ना देखें, आप उसको एक इंटीग्रेटेड तरीके से देखें। देखिए प्रीलिम्स, मेंस जो इंटरव्यू है, जो यूपीएससी का अपना तरीका है कि वो अपने तरीके से रैशनलाइज करके आगे जाना चाहती है। जैसे प्रीलिम्स की अगर मैं आपको रैशनली आपको समझाऊं कि प्रीलिम्स का क्या महत्व है। प्रीलिम्स का महत्व ये है कि इस देश में, जैसे सर ने मेंशन करा था, कि इस देश में सिविल सर्विसेज की तैयारी करना एक हॉबी है। तो तकरीबन 10 लाख लोग हर साल इसका फॉर्म भरते हैं, जिसमें से अनुमान मुझे लगता है कि 5 से 6 लाख लोग जरूर प्रीलिम्स का पेपर देने जाते होंगे। अब जो प्रीलिम्स का पेपर है इन्हीं 5 से 6 लाख लोगों को छांटने का ही पेपर है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम हर एक की कॉपी इवेलुएट करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा एफर्ट लगेगा।
लेकिन उनको पूछनी वही चीज़ें हैं। तो आप यूपीएससी पे छोड़िए कि यूपीएससी क्या पूछना चाहता है, किस तरीके से पूछना चाहता है, क्योंकि आपका पाठ्यक्रम वही है, आपको चीज़ें वही पढ़नी है। तो जब भी आप पढ़ते हो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को आप इंटीग्रेटेड तरीके से लेके चलिए। क्योंकि एक चीज़ मैंने काफ़ी नोटिस करी है कि हमारी मेजर रुचि प्रीलिम्स को लेकर रहती है। कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स होने के बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगा। वो एक गलत धारणा है, क्योंकि आप इसको इंटीग्रेटेड तरीके से लेके चलोगे। हालांकि हो सकता है कि जो प्रीलिम्स में जिस तरीके से चीज़ें पूछता है वो थोड़ी अलग हो मेन से, इसकी आप तैयारी उसके 2 या 3 महीने उसको आप अलग तरीके से करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की एक इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो आपसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप अपना इसमें वाई ढूंढिए, अपना कारण ढूंढिए। दूसरी बात, मैंने अभी रिफ्लेक्ट करा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक पेशेंस की कमी रही हो। कहीं ना कहीं मैंने ये रियलाइज़ नहीं करा कि मुझे समय को समय देना चाहिए, क्योंकि समय समय के साथ समय को बदल देगा। अगर आप समय को समय देते हैं तो समय ही समय के साथ समय को बदल देता है। तो आप इन 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने हाईलाइट करी, जो नॉलेज मैनेजमेंट की जो मैंने बात करी, जो नोट मेकिंग की जो मैंने बात करी, हो सकता है कि आपको काफ़ी बोरिंग काम लगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि आप नोट मेकिंग करते रहें। नोट मेकिंग, जैसे मैंने उसका उदाहरण देने के लिए मैंने पहला सवाल पूछा था, वहाँ से जो श्रोता खड़े हुए थे उन्होंने मेरे ख्याल में अपना मोबाइल निकाला था और वहाँ से उन्होंने 3 चीज़ें पढ़ी थी। जैसे सर ने भी पहले मेंशन किया था कि हो सकता है आप यहाँ 4 श्रोताओं को सुने, लेकिन यहाँ सर जाकर आप पूरा रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो नोट मेकिंग का उस लिहाज से इम्पोर्टेंस हो जाता है कि अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो आप उसको कंसोलिडेट करें और आप उसको कैसे आगे ले जाना चाहते हैं उस लिहाज से। अब अंत में मैं फिर से बी सिंह सर और नेक्स्ट आईएएस का आभार प्रकट करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि दोबारा मैं इस माँ गंगा के आंगन में आऊँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है, भले ही मैं बनारस में रहा, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ करा है कि जो माँ गंगा की गोद पर आता है वह कभी हार नहीं सकता। क्योंकि लौंडा अगर बनारस इलाहाबाद आकर भी हार गया तो जीतेगा कहाँ। जय हिंद।